पॉलिटी प्रीलिम्स कंसाइज नोट्स, इसमें जो पहला अध्याय है इसका राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत, ओके। महत्वपूर्ण सिद्धांत और अवधारणाएं, पहला देखते हैं सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। राज्य के अधिकार को असुरक्षा और अराजकता से बचाने के लिए एक अनुबंध द्वारा उचित ठहराया गया है। ये हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया था, ये विचारक थे, ठीक है। उसके बाद लेवियाथन, ये क्या है? ये सभी के विरुद्ध, सभी के युद्ध, सभी के विरुद्ध, सभी के युद्ध के रोकने के लिए एक शक्तिशाली संप्रभु की आवश्यकता, ठीक है। सभी के विरुद्ध, सभी के युद्ध को रोकने के लिए एक शक्तिशाली संप्रभु की आवश्यकता, ये थॉमस हॉब्स ने दिया था, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स, अधिकार अंतर्निहित है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, राज्य को उनकी रक्षा करनी चाहिए, जॉन लॉक ने दिया था, ठीक है। सामान्य इच्छा, कॉमन विल, सच्ची स्वतंत्रता सामूहिक सामान्य इच्छा का पालन करने से आती है, जीन जैक्स रूसो ने दिया था, ठीक है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, ये दिया था, शक्ति को विभाजित करके स्वतंत्रता की रक्षा, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये मोंटेस्की ने दिया था, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, इनकी विधि का शासन, कोई मनमानी शक्ति नहीं, कानून है वो सर्वोच्च है और कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष समानता, ये रूल ऑफ लॉ के भाग है, और ये दिया था एवी डाइसी ने, ठीक है। इसके बाद जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय के रूप में निष्पक्षता, यानी अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे सुने गए जो निष्पक्ष नियम होते हैं वो, ये किसने दिया था? जॉन डॉल्स ने दिया था। उसके बाद उपयोगितावाद, ये सब आप नीति जो एथिक्स है उसमें पढ़ोगे, ठीक है। सही नीति, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये बैंथम और जे.एस. मिल ने दिया था, ठीक है। हार्म प्रिंसिपल, हानि का सिद्धांत, स्वतंत्रता को केवल दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, ये जे.एस. मिल ने कहा था। इसके बाद नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता, हस्तक्षेप से मुक्ति बनाम वास्तव में कुछ करने या प्राप्त करने की स्वतंत्रता, ये ईसा या बर्लिन ने दिया था, ठीक है। अधिकार, ट्रम्प के रूप में, अधिकार लागत लाभ या अधिकतम भलाई के तर्कों को रद्द कर सकते हैं, ये दिया था रोनाल्ड डर्वकिन ने, ठीक है। और अधिकारों या इच्छा या विकल्प का सिद्धांत, अधिकार, नियंत्रण, विकल्प, दावा, त्याग, हस्तांतरण की रक्षा करते हैं, ये कांट और इन्होंने दिया था, ठीक है। इंटरेस्ट थ्योरी, यानी कि अधिकारों का हित सिद्धांत है, ये आपका है कि अधिकार व्यक्तियों के महत्वपूर्ण हितों और कल्याण की रक्षा करते हैं, जोसेफ राज ने दिया था। ये सहभागी लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, लोगों को चुनाव से परे कार्यस्थल समुदाय भाग लेना चाहिए, ये कैरोल पेटमैन ने दिया था। उसके बाद है विमर्शात्मक लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, वेदता, विचार विमर्श और सार्वजनिक तर्क से आती है, हैबरमॉस रॉल्स ने दिया था। यथार्थवाद, राज्य अराजकता के बीच बीच जो शक्ति है वो राष्ट्रीय हित को खोज करते हैं, वक्ताओं ने दिया था। नव यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म, अंतरराष्ट्रीय संरचना की अराजकतावाद और राज्य के व्यवहार को आकार देते हैं, केनेथ वॉल्ट्ज ने दिया था। आक्रामक यथार्थवाद, अटैकिंग रियलिज्म, और महान शक्तियों और सुरक्षा के लिए प्रभुत्व आधिपत्य से आती है, ठीक है, ये दिया था। उदारवादी संस्थावाद, संस्थाएं अविश्वास और लागत को कम करके सहयोग सक्षम बनाती है, कोहेन जोसेफ ने दिया था। सॉफ्ट पावर, आकर्षण और विश्वसनीयता के माध्यम से प्रभाव, न कि जबरदस्ती से, ये जोसेफ ने किया। जैसे कि भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो मजबूत है और अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर है वो हार्ड है, वो जबरदस्ती से है। उसके बाद लिबरलिज्म, उदारवाद क्या है? व्यक्तिगत अधिकार, संविधानवाद, सीमित सरकार और स्वतंत्रता प्लस कानून का शासन, ठीक है, ये जे.एस. मिल और बर्लिन लॉक ने दिया था। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, मजबूत संपत्ति के अधिकार, न्यूनतम राज्य और मुक्त बाजार, ये एडम स्मिथ ने दिया था। और सामाजिक उदारवाद, सोशल लिबरलिज्म, ये क्या है? ये स्वतंत्रता के लिए राज्य द्वारा कल्याण या शिक्षा या स्वास्थ्य की आवश्यकता, टी.एच. ग्रीन और किन्सन नीति प्रभाव ने दिया था। समाजवाद, व्यापक अर्थव्यवस्था में समानता को प्राथमिकता, सामाजिक स्वामित्व, ये सामूहिक नियंत्रण, ये मार्क्स एंजेल्स ने दिया था। मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के विरोध और क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक साधनों प्लस नागरिक स्वतंत्रता, बहुदलीय के माध्यम से समाजवादी लक्ष्य, ये नियम दिया था बर्नस्टीन ने, एडवर्ड बर्नस्टीन ने। साम्यवाद, कम्युनलिज्म, ये क्या है? वर्गहीन राज्यविहीन आदर्श, ऐतिहासिक रूप से एक बलिय क्रांतिकारी राज्य, मार्क्स, लेनिन, गांधी राज्यविहीन आदर्शन के। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वास्तविकता अंततः भौतिक है, वास्तविकता है वो अंततः क्या है? भौतिक है, और दुनिया विचारों को आकार देती है, और वर्ग संघर्ष ही मुख्य, ये मार्क्स ने कहा था। इसके बाद द्वंद्वात्मक आदर्शवाद,
वास्तविकता अंततः वैचारिक और मानसिक है, और विचार है वो दुनिया को आकार देते हैं। ये हीगेल उन्होंने दिया था। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बहुसंस्कृतिवाद, विविधता की पहचान, सामूहिक विभेदित अधिकारों को कभी कभी उचित ठहराया जाता है। ये विल किमलिन चार्ल्स ने दिया था। सत्तावाद, ऑथोरिटेरियनिज्म, ये सीमित राजनीतिक बहुलवाद, मजबूत कार्यपालिका और नियंत्रित विपक्ष, जुआन लीज ने दिया था। ये सर्वसत्तावाद क्या है? टोटलिटी टेररिज्म, ये क्या है? राज्य सर्वसत्तावाद, राज्य समाज को गहराई से नियंत्रित करता है, विचारधारा है, पार्टी है, निगरानी है, ये उन्होंने दिया था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, नागरिक सीधे नीतियों का निर्णय लेते हैं, न कि केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से, ये उन्होंने दिया था। अब देखो ये मत याद रखो मतलब किन्होंने दिया था, लेकिन है क्या एक्चुअली इनका जो डेफिनेशन है वो याद रखो, क्योंकि डेफिनेशन याद रखो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये देखा हमने, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिक सीधे नीतियों का निर्णय लेते हैं। जो नागरिक होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली जो गवर्नमेंट से पॉलिसीज होती है उनको अट्रैक्ट करते हैं, न कि केवल प्रतिनिधियों के माध्यम से। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है? नागरिक प्रतिनिधियों को चुनते हैं और शासन करते हैं, जैसे भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। ठीक है। संसदीय प्रणाली, संसदीय, ये देखा, कार्यपालिका विधायिका के विश्वास पर निर्भर और शक्तियों का संलयन, फ्यूजन ऑफ पावर्स, ये यूके में है। राष्ट्रपति प्रणाली, अलग से चुनी गई कार्यपालिका, निश्चित कार्यकाल और शक्तियों का पृथक्करण, ये अमेरिकी मॉडल है। संघवाद क्या है? फेडरलिज्म क्या है? संविधान द्वारा सरकार के स्तरों के बीच शक्ति साझा की जाती है, मोंटेस्क्यू के सेवियर का। अब देखते हैं विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ और संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। देखिए इसका अर्थ क्या है, सबसे पहले अर्थ देखते हैं। विधि का शासन एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा लिए गए सभी निर्णय स्थापित और न्यायसंगत कानूनों के आधार पर होते हैं। ये सिद्धांत राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, लिमिटेड करता है, और उस देश के कानूनों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा तय किए गए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 2025 के तहत भारत 143 देशों में 86वें स्थान पर, 86वें स्थान पे है। ठीक है। और सूचकांक के माने क्या है? सरकारी शक्ति पर अंकुश, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, और खुली सरकार, ओपन गवर्नमेंट। ठीक है। और मौलिक अधिकार होने चाहिए, व्यवस्था और सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है। और नियामक परिवर्तन, रेगुलेटरी एनफोर्समेंट होने चाहिए। ठीक है। और दीवानी जो सिविल जस्टिस है वो होना चाहिए। एंड आपराधिक न्याय यानी कि क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, सब की है इसमें आते हैं पैरामीटर्स में। और उसके बाद ये पिलर्स है इसके। मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति, इसका मतलब ये हुआ कि राज्य द्वारा कोई भी कार्यवाही विवेक के स्वैच्छिक प्रयोग यानी कि अपनी इच्छा के बजाय कानून के अनुप्रयोग पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है। और कानून के समक्ष समानता क्या है? इसका अर्थ है कि कानून का उल्लंघन करने पर कोई समान रूप से उत्तरदायी है। हर कोई एवरी पर्सन समान रूप से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अगर कोई उल्लंघन करता है, और किसी भी मानदंड के बावजूद किसी के लिए कोई उपचार नहीं होगा, किसी के लिए कोई विशेष उपचार नहीं होगा, कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं होगा। ठीक है। हालांकि कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सभी के लिए समान प्रावधान होंगे। कानूनी भावना की प्रबलता, यह है कि न्यायालयों के पास कानून के विरुद्ध किसी भी आपत्तिजनक कार्य की समीक्षा करने की शक्ति है। ठीक है। न्यायालयों के पास कानून के विरुद्ध किसी भी आपत्तिजनक कार्य की समीक्षा करने की शक्ति होती है। तो ये होता है आपकी कानूनी भावना की प्रबलता। ठीक है। ये देखा हमने। और भारत में विधि के शासन का अनुप्रयोग देखते हैं। मतलब भारत के संविधान में कौन कौन से प्रावधान के द्वारा इनका अनुप्रयोग होता है? एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। विधि के शासन शब्द का भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से तो उल्लेख नहीं है। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ है, उसका भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन यह हमारे कई संवैधानिक प्रावधानों और सिद्धांतों में जरूर परिलक्षित होता है। वो कौन कौन से सिद्धांत और आर्टिकल्स हैं जिनके द्वारा ये रूल ऑफ लॉ परिलक्षित होता है? तो देखते हैं। सबसे पहले लिखित और एकल संहिताबद्ध संविधान है हमारा। ठीक है। दूसरा है मौलिक अधिकार, 14 से 32 तक मौलिक अधिकार है, तो उसमें भी रूल ऑफ लॉ परिलक्षित होता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो ये भी इसमें भी रूल ऑफ लॉ दिखता है। एवं कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की उचित प्रक्रिया। और
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, उन दोनों में ये दिखता है। ठीक है, तो विधि के शासन का हमने देखा, देख रहे थे। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ देखा हमने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, लोकतंत्र और सार्वभौमिक जो वयस्क मताधिकार है वो भी रूल ऑफ लॉ विधि के शासन का भाग है। ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल रिव्यू JR, न्यायिक समीक्षा है वो भी रूल ऑफ लॉ का भाग है। ठीक है, और सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, और फेडरलिज्म, संघवाद, तो ये सारे हैं जो रूल ऑफ लॉ में परिलक्षित होते हैं भारतीय संविधान में। कौन सा मौलिक अधिकार है? एकल संविधान, संहिताबद्ध संविधान है। ठीक है, और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वैश्विक मताधिकार, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू, और सेपरेशन ऑफ पावर, और फेडरलिज्म। ठीक है, और महत्वपूर्ण तथ्य देख ले हैं। भारतीय संविधान के विधि के शासन को बनाए रखने का जो प्राथमिक जो कर्तव्य है वो न्यायपालिका को सौंपता है। जो भारतीय संविधान है वो विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को बनाए रखने का जो प्रथम कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य, वो किसको? न्यायपालिका को सौंपता है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार विधि के शासन को संविधान के बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी। तीन चीज़ों से, मतलब ये तीन चीज़ें हैं डेमोक्रेसी में। प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ में दो भाग है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, फिर जो रूल ऑफ लॉ से आगे इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर और प्रो लीगल स्पिरिट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधानवाद बनता है, संविधानवाद से संविधान, फिर रिटर्न आता है इस पर, फिर संविधान, और फिर जो संविधान रिटर्न, राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, और सेपरेशन ऑफ पावर है, और फेडरलिज्म। तो ये भाग इसके। ठीक है, संविधान की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, विधि की स्थापित प्रक्रिया, विधि का शासन और विधि की उचित प्रक्रिया, फिर विधि की समक्ष समानता, स्वेच्छाचारी शक्ति की अनुपस्थिति, और विद्यमान कानूनी भावना। उसके बाद संविधानवाद आता है, फिर संविधान, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये देखा संविधानवाद, संविधान, अधिकार, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण और संघवाद, फेडरलिज्म। इसके बाद विधि का शासन और संविधानवाद, शब्दावली, कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए। अर्थ क्या है इसका? एक कानूनी अवधारणा जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करती है। संविधानवाद क्या है? एक कानूनी अवधारणा जो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करती है। और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है? संवैधानिक कानून वे साधन जिसके माध्यम से सरकार की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है और सीमाओं को निर्धारित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है। तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, इसके बाद संविधान, एक व्यापक विधान जो विशिष्ट रूप से सरकार की संरचना और उसकी सीमाओं को निर्धारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, संविधानवाद और संवैधानिक कानून। संविधानवाद अवधारणा ये राजनीति, विज्ञान और कानूनी दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसका मूल सिद्धांत ये है कि शासन को निरंकुश होने से रोकने के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित करना अनिवार्य है। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो आधार क्या है? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत ही संविधानवाद का मुख्य आधार स्तंभ है। रूल ऑफ लॉ ही कि विधि का शासन ही संविधानवाद का मुख्य आधार स्तंभ है। अनिवार्यता, विधि के शासन और संविधानवाद दोनों ही स्थितियों में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, एक ऐसी शर्त है जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। संवैधानिक सरकार क्या है? एक संवैधानिक सरकार वो है जिसकी शक्तियाँ पूर्व निर्धारित सीमाओं में बंधी होती है। शक्तियों का सीमांकन एक औपचारिक संविधान या अन्य संवैधानिक कानूनों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। लोकतंत्र के साथ संबंध, असीमित शक्तियों वाली सरकारें कभी भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। असीमित अनलिमिटेड पावर्स के साथ जो गवर्नमेंट होती है वो कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। अतः ये माना जाता है कि संवैधानिक सरकारें अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक होती है, क्योंकि संवैधानिक सरकारें होती है वो लिमिटेड पावर के साथ होती है, और जो लिमिटेड पावर के साथ होती है वो क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो संवैधानिक सरकारें होती है वो लिमिटेड पावर के साथ होती है। उसके बाद संवैधानिक कानून क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ठीक है, यह कानून की वो विशिष्ट शाखा है, ये कानून की वो विशिष्ट शाखा है जो उन स्रोतों का अध्ययन करती है, उन
सोर्सेज का अध्ययन करती है, जो सरकार की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको निर्धारित करते हैं और उस पर सीमाएं आरोपित करते हैं और उसके मुख्य स्रोत कौन कौन से है वो देखते हैं। मुख्य स्रोत निम्नलिखित है। एक तो लेजिस्लेशन, विधान, इसमें प्रमुख संहिताबद्ध कानून शामिल होते हैं। प्रमुख संहिताबद्ध जो कानून होते हैं वो शामिल होते हैं, जैसे कि भारत का संविधान 1950 और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन अधिनियम 1952 है वो आता है इसमें। और न्यायिक मिसाल, जुडिशल प्रेसिडेंट क्या होता है, ये जो मतलब न्यायपालिका समय समय पर न्याय देती है, डिसीजन देती है, वर्डिक्ट देती है, वो इसमें आते हैं न्यायिक मिसाल। ठीक है। और न्यायपालिका भी ऐतिहासिक निर्णय जो कानून का रूप ले लेते हैं, जैसे केशवानंद भारती मामला था, जो बुनियादी ढांचे का सिद्धांत था वो उससे आया। ठीक है। और मिनरल मिल्स जो मामला 1980 का था। ठीक है। तो ये सब, और प्रथाएं और परंपराएं भी होती, कस्टम एंड कन्वेंशंस भी होते हैं। वे स्थापित परंपराएं जिनका पालन कानूनी रूप से अनिवार्य माना जाता है। वे स्थापित परंपराएं जिनका पालन है वो कानूनी रूप से अनिवार्य माना जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त करना। तो ये देखा। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन, कोडिफिकेशन, संहिताबद्ध, जिसकी रिटर्न होता है, अनरिटर्न होता है। ये कंसोलिडेटेड इन अ सिंगल लेजिस्लेशन, जैसे कि भारत और इंडिया और कनाडा का है। अनरिटर्न, जिसकी स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल लॉज में होता है, वो यूके में। ठीक है। और नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति के आधार पर राज्य दो प्रकार की, यूनिटरी होता है और एक फेडरल होता है। संघ यूनिटरी एकात्मक होता है जिसमें सिंगल गवर्नमेंट होती है, जैसे सिंगापुर। ठीक है। और फेडरल सिस्टम होता है संघवाद, जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग होती है। ठीक है। और इसमें भी फेडरल विद यूनिटरी बायस, फेडरल विद यूनिटरी होता है, मतलब संघात्मक के साथ एकात्मक होता है। जैसे कि भारत के राज्य वो भारत से अलग नहीं है। ठीक है। भारत सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर है। ठीक है। लेकिन फेडरल ऑफ विद स्टेट बायस, ठीक है, जैसे अमेरिका में है, यूएस में, वो राज्य वो अलग अलग है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखा। मॉडिफिकेशन, रिगिड और फ्लेक्सिबल होते हैं, कठोर होता है और सरल। ठीक है। लचीला संविधान और कठोर संविधान। ठीक है। संविधान, लिखित संविधान, भारत, अमेरिका, कनाडा और लिखित यूनाइटेड किंगडम, एकात्मक सिंगापुर का और संघीय राज्य, एकात्मक झुकाव वाला संघ जैसे भारत में, और राज्यों के झुकाव वाला संघ जिसमें राज्यों को पावर है वो ज़्यादा दी गई वजह से, या अमेरिका, यूएस में। तो इस प्रकार हमने ये देखा। ये जो दूसरा है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। जो प्रिलिम्स कंसेशन 2.0, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है। थैंक यू।